आदरणीय समाज बंधुओं, जैसा कि आपकी सबकी जानकारी में है कि आगामी 2 और 9 अक्टूबर को अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। आम लोगों की ये राय थी कि क्यों न इन प्रत्याशियों से हम उनकी मन की बात इन तक पहुंचाई जाए और इनकी मन की बात आम लोगों तक पहुंचाई जाए। तो बागड़ा दर्पण के माध्यम से एक चुनावी चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज सबसे युवा, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी कन्हैयालाल जी बागड़ा आज आपके सामने हाजिर है। आइए कन्हैयालाल जी बागड़ा, आपका स्वागत है। बैठिए। नमस्कार। क्या हालचाल है आपके? बस सर जी। कुछ अपने परिवार के बारे में, कुछ अपने बारे में जानकारी दें। मेरे पिताजी के 2 बच्चे हैं। एक मेरे से छोटा है, एक मैं बड़ा हूँ। 2 बहनें हैं, तो दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी है। और खेती करते हैं पिताजी, और बबुल इकाई में वैसे संरक्षक है। आपके जन्मदिन पर आपने नामांकन फॉर्म लिया था। कितने साल आपके पूरे हो गए थे उस दिन? मेरे 33 साल पूरे हो चुके हैं। 37? 33। इस उम्र में आप खुद के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए आगे आए हैं, तो इतनी छोटी उम्र में आपको कैसा विचार आया कि आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए? देखिए, पिछले 7-8 साल से समाज के अंदर या देश के अंदर या राष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, जो माहौल चल रहा था सनातन संस्कृति के विरुद्ध, उसी को लेकर हमारे समाज में और युवाओं में एक राष्ट्र के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति हमारी प्रेम भावना थी। तो उसको लेकर हम पिछले 7-8 साल से जो भी हमारे प्रयास होते हैं, जो भी हमारा संघर्ष होता है समाज के लिए या राष्ट्र के लिए या संस्कृति को लेकर बचाने के लिए, पूरे भारतवर्ष में हम घूमे, जगह जगह गए हैं और जो भी हमारे से हो सकता है समाज हित के लिए हम किए हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि आप कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई प्रकार की यात्राएं आपने करी है, जरा हमारे आम लोगों को जानकारी देंगे किस प्रकार के संगठन से जुड़े हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं? सर्वप्रथम हम राष्ट्रवादी युवा वाहिनी से जुड़े, उसके बाद में हम जुड़े हिंदू युवा वाहिनी से, और उसी के बाद में हम उपरांत जुड़े करणी सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष भी मैं रहा। और हमारा स्वयं का एक संगठन है सनातन संघ के नाम से। पूरे 1 लाख सदस्य पूरे भारतवर्ष में हैं, जो कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार को या राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ी है तो हमने, अगर सरकार का किसी का भी, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उनका भी विरोध करने की जरूरत पड़ी तो हमने विरोध किया है। और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ा वो हमने सभी के सहयोग से मिलकर उठाया है। कन्हैया जी, आपने कहा कि करणी सेना से आप जुड़े। करणी सेना तो लोगों को ठोकती और बजाती है, ये तो ठाकुरों की, ये राजपूतों की है। इसमें अपने हिंदुओं का और मतलब इसमें ब्राह्मणों का क्या काम जी? और बागड़ा, विशेष रूप से बागड़ा ब्राह्मण का क्या काम? जी, मैं जिस करणी सेना की बात कर रहा हूँ वो एक हिंदुवादी संगठन है, और जो कि सूरजपाल अमोसी, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे और नेक दिल विचारों के व्यक्ति हैं, जो हिंदुत्व को लेकर हमेशा अग्रणी रहे हैं। और ऐसे किसी भी कार्य में वो संगठन लिप्त नहीं है कि जो ठोकने पीटने का काम हो। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पर सनातन संस्कृति के लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप मोदी जी के काम से प्रभावित होंगे। देखिए, विचारधारा किसी भी व्यक्ति की किसी से भी मेल खा सकती है, बाकी पार्टी से हमारा किसी से लगाव नहीं है। हम सनातन संस्कृति को लेकर जिसकी विचार हमारे मेल होते हैं सनातन संस्कृति के, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, जो हमारी सनातन संस्कृति को जो व्यक्ति मानता है वो हमारे लिए आदरणीय है। फिलहाल तो मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे लग रहा है। जी, हमारे लिए मोदी जी भी आदरणीय हैं, और जो भी व्यक्ति, क्योंकि मोदी जी आदरणीय रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो अगर प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई भी व्यक्ति विराजमान है तो वो एक ऐसा पद है जो हमारे लिए सम्मानजनक और सम्माननीय है। फिर तो आप उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते होंगे। सर देखिए, राजनीतिक के अंदर मैं आज तक ना तो किसी पद पे रहा और ना कभी हमने चेष्टा की, क्योंकि हमारे जो समाज सेवा का जो चस्का है वो ऐसा लगा हुआ है कि हमने कभी राजनीतिक पार्टियों की और कभी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ में कभी बैठकर मुलाकात भी नहीं की। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी आपको? किस उम्र में उन्होंने कहाँ का किस किस पद पे रहे? जी, मुझे ज़्यादा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे कि वो संघ से जुड़े हुए हैं, मेरे को इस बारे में पता है। वो सनातन संस्कृति को लेकर और एक जो पार्टी का उनका एजेंडा है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं।
अभी आपने बताया कि आपने जस्ट अभी जो है नामांकन के टाइम में 32 साल पूरे किए। अभी 33। मोदी जी ने 2 या 3 दिन पहले कितने साल पूरे किए? 72 के आसपास उनके हुए। जी जी जी। तो इस उम्र में जाके वो इस पद पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक लंबा सफर उनका जो है ये रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि समाज में आपको पहले जो है सीधे आप जैसे इस पर लोगों का ये मानना है कि जी। भाई आप युवाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा अनुभव की इस कार्य के लिए जी। आवश्यकता होती है, जी। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि आप अभी बता रहे थे मोदी जी के लिए, तो जब मोदी जी ने भी कोई कार्य शुरुआत में किया होगा, तो बचपन बचपन से जब उन्होंने संघ की शाखा में वो जाने लगे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े। तो मैं आप सभी से एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक देश के अंदर आईएएस और आरएस बनकर देश सेवा के अंदर अपनी अहम भागीदारी और योगदान देता है, देश के निर्वहन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो मेरे हिसाब से एक समाज का 33-34 साल का युवा भी संगठन की भागीदारी, बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हर प्रकार के रिस्पेक्ट उठाने के लिए तैयार है। और जो भागा दौड़ी एक युवा कर सकता है, तो आदरणीय बुजुर्गों से उतनी हो नहीं पाएगी, और वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। उनके मार्गदर्शन में हर प्रकार के कार्य हों। हमें क्या आपको नहीं लगता कि कार्य के लिए कुछ सीखने और समझने की भी उम्र है? जैसा कि पिछले 7-8 साल से सामाजिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है, जहाँ पर संगठन को सक्रिय रहना चाहिए था, वहाँ पर संगठन सक्रिय नहीं रहा, तो हमने इस विषय को लेकर ये विचार किया कि जब हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए हम भागादौड़ी कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं और विचारों से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, तो क्या हम समाज के लिए कार्य नहीं कर सकते? और किसी भी कार्य को करने के लिए सीखने की जरूरत महसूस होने की बात जो आप कह रहे हैं, तो अगर हम किसी कार्य को करेंगे तभी उस चीज़ को सीख पाएंगे। और रही बात संगठन की, तो पिछले 7-8 साल से मैं 7 से 8 संगठनों में पदाधिकारी रहा, तो वहाँ पर भी संगठनात्मक गतिविधियाँ हम लोग कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा का जो है, चूंकि आप प्रत्याशी के रूप में खड़े, आप इसके संविधान पर भरोसा है आपको? नहीं है सर, संविधान ने जो समाज के संगठन का जो भी संविधान बना हुआ है, अगर इसमें कोई खामियां हैं, देखिए समाज और संगठन पर भी हम भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? अगर किसी भी प्रकार की खामियां हैं तो वो आपस में बैठकर जो भी संविधान के अनुरूप जो कार्य होते हैं उसको बनाकर हम दुरुस्त करेंगे। इसके लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। आपके संकल्प तो जबरदस्त बाजार में चल रहे हैं। आपने जब ये विचार आया होगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से आपने सदस्य बनाए होंगे। कितने सदस्य आप बना चुके थे? इसमें मैंने समथिंग 3600 के आसपास सदस्य बनाए। तो ये जब से चुनाव की घोषणा हुई है, नामांकन तो खैर अभी पिछले 1.5 महीने से आप लोगों ने जो है पूरी तरह से चारों प्रत्याशी मैदान में, लेकिन आप तो पिछले 6 महीने से गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं। कोई अंदाज है कि कितने गांव में आप भ्रमण कर चुके हैं अभी तक? जी, 6 महीने नहीं, मेरे को समथिंग साल भर हो गया। साल भर से 1 महीना ऊपर ही मान लीजिए आप। तो जयपुर जिले का तो ऐसा कोई गांव या कोई क्षेत्र नहीं छूटा होगा, भूलवश अगर कोई क्षेत्र रह गया हो, क्योंकि जब से हम लगे हैं हर घर, किसी गांव में गए हैं तो हर घर तक हम पहुंचे हैं। और पहुंचकर हमारा एक ही विचार और विमर्श रहा है उनके साथ में, बुजुर्गों के साथ में, युवाओं के साथ में, कि एक संगठन की जो दिशा और कार्य प्रणाली किस प्रकार से होनी चाहिए और किस दिशा में संगठन कार्य करे। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे थे संगठनों का वो सिमिलर सा था, लेकिन युवाओं के और बुजुर्गों के क्या विचार आते हैं और संगठन को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हमने संकल्प पत्र तैयार किया है। तो आप चूंकि पूरे साल भर आप घूमते रहे, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा अनुभव हुआ होगा कि किस प्रकार के लोग क्या क्या चीजें चाहते हैं। तो कोई एक आधी चीज जो जिसपे आम जो समाज बंदी उसका कोई विशेष जोर था, जो आपको भ्रमण के दौरान ऐसी जानकारी लगी हो? देखिए, विशेष तौर से सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संगठन की जो अहम भूमिका होनी चाहिए समाज को एकत्रित करने के लिए, जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर संगठन खड़ा हो, चाहे युवाओं के हितों के लिए, चाहे सामाजिक हितों के लिए। वहाँ पर देखने में आया कि लोगों के ऐसे विचार आए कि समाज का संगठन वहाँ सक्रिय नहीं रहा। तो ऐसे विषय को हमने ये इस प्रकार लिया कि जहाँ पर भी संगठन को, समाज को संगठन की जरूरत पड़े, वहाँ पर जो भी संगठन के सेवक के रूप में जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, जो कार्यकारिणी है, वो उनको साथ में लेकर उन कार्यों को करेंगे। साल भर में तो ऐसा कोई प्रतीत नहीं हुआ कि आपने समाज बंधुओं के अलावा किसी से संपर्क किया हो, या डेली सुबह उठते ही जो है आपके एक आधा मैसेज जरूर आता है कि आज मैंने इस गांव का भ्रमण किया? वाकई में सभी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन बीच में अभी ये नामांकन भरने के बाद कहीं ऐसा सुनने में आया कि कुछ 1-2 गाँव में आपने अन्य लोगों की भी सहायता ली, ऐसा कुछ था क्या? सर देखिए, चुनावी माहौल है, लोग वैसे समाज बंधु ही हैं, सभी कुछ भी कह सकते हैं, उनका आदर सम्मान है।
और मेरे समाज के अलावा एक भी व्यक्ति मेरे साथ चुनाव प्रचार में और चुनावी जनसंपर्क में नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि कोई बाहरी दखल हो? नहीं, कोई भी बाहरी दखल हम सामाजिक चुनाव में नहीं चाहते। सुनने में आया है कि बीच में नामांकन भरने के पहले और नामांकन भरने के बाद भी कोई ऐसा दबाव आया है कि साहब नहीं नहीं आप अभी जो है बैठ जाइए, हम किसी मैच्योर्ड व्यक्ति को खड़ा कर दें, ऐसा कोई किसी के कहीं खबर आई थी आपके पास में बैठने बिठाने की? नहीं, ऐसी कोई खबर आई नहीं मेरे पास और ना ऐसी कोई विचार और इसमें विमर्श हुआ। ये शंकर जी ने जो नामांकन वापस लिया, तो नामांकन वापस लेने के बाद कोई आपको आश्वासन दिया आपके पक्ष में, कोई चर्चा हुई क्या संबंध में? सर देखिए, उन्होंने नामांकन वापस लिया, उनकी बीमारी की वजह से लिया। वो बीमारी के कारण भाग दौड़ नहीं कर पा रहे थे। अब आज रही बात आश्वासन की, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समाज बंधु के पास जाएगा तो वो आश्वासन ही देगा, क्योंकि सभी समाज बंधु हैं। तो इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहें कि आप जवाब जो है बड़े नपे तुले दे रहे हो। आप ये बताओ कि अभी जो दोनों जो है, दोनों युवा उम्मीदवार, जी दो अनुभवी उम्मीदवार, जी और दोनों युवा उम्मीदवार दोनों करीब करीब एक ही विचारधारा के हों, जी। तो आपको नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध किसी एक को खड़ा होना चाहिए था? सर देखिए, समाज के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। तो वैचारिक मतभेद जहाँ उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चुनाव हो या नहीं हो, चुनाव होने भी चाहिए। और जब दो विचार उत्पन्न होते हैं तो उसी के अनुरूप कार्य होना चाहिए। तो वो उनका विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत तो विचार। हम तो पत्रकार बंधु हैं, हमारे पास तो खबर आती रहती है, नामांकन के पहले भी बैठकें चलती रही, नामांकन के बाद भी चल रही है, और अभी भी ये कुछ लोगों का प्रयास है जो किसी एक व्यक्ति विशेष को हराना चाहते हैं। उनका ये है कि भाई दोनों में से एक युवा उम्मीदवार रहे। ऐसा कोई आपके ऊपर दबाव आ रहा है कहीं? जी नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। और किसी क्या आप दबाव में आना चाहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरी तरह मैदान में तैयार हैं? सर देखिए, समाज को तय करना है कि किस व्यक्ति को, किस समाज बंधु को समाज हित के लिए आगे लेकर आना है। मैं किसी पर दबाव डालूं या मेरे भी कोई दबाव डाले, वो समाज को तय करना है। नामांकन भरने के बाद कितनी गाड़ी घोड़े और लोग आपके साथ में प्रचार में जा रहे हैं? पहले तो आप अकेले जाते थे। जी, मैं पहले पिछले एक साल से नामांकन भरने अकेला के ही बाद जाता इसकी था। तादाद और गाड़ी घोड़े की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। नामांकन भरने से पूर्व मैंने मेरे पूरे गांव को इकट्ठा किया, सबसे बातचीत की कि अगर आप सहमत हैं, मैं जितने दिन एक साल घूमा, मैं सिर्फ अपने विचारों के आधार पर मैं लोगों से मिला जुला। अब अगर आपको लगता है कि वाकई में मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, अगर आपकी सहमति होती है तो मैं चुनाव इसमें लड़ सकता हूं। तो सभी समाज बंधुओं ने, जो हमारे ग्रामवासी हैं, आसपास के जो भी समाज बंधु थे, उन्होंने तय किया मिलकर कि ठीक है और प्रयास है, और समाज हित के लिए जो आप 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आपको करना चाहिए प्रयास। और समाज हित के लिए अगर कोई भी काम कर रहे हैं। कितने गाड़ी घोड़े लेके जा रहे हैं आप? सर मेरे पास मेरे घर की 3 गाड़ी है। एक मेरी खुद की है, एक मेरे पिताजी की है, एक मेरे चाचा जी की है। ये 3 गाड़ियाँ हम लेकर जाते हैं। इसके अलावा जो समाज बंधु, हमारे प्रेमी, सगे संबंधी जो हैं, वो मतलब उनका प्रेम मान लीजिए मेरे पर, या मेरे ऊपर विश्वास मान लीजिए, प्रेम माने कि चुनाव के बाद उनकी कोई अपेक्षाएं आपसे, ऐसा ऐसा भी हाँ, उनकी अपेक्षाएं बिल्कुल है। उनकी अपेक्षा है कि वो समाज हित के लिए और समाज उत्थान के लिए कुछ मैं काम करूं, उनके सहयोग से प्रयास। तो ये खर्चा आपकी जेब से हो रहा है कि ये लोग अपने आप कर रहे हैं? मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ है भी नहीं। मेरे पास सिर्फ इतना है कि मेरा जो आजीविका का साधन है, बस उससे मेरा काम। तो ये तो आप मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति 2 पैसे खर्च करता है तो कहीं ना कहीं उसका हित जुड़ा रहता है। तो इन लोगों से आप आगे जो है सावधान रहिएगा। तो इस प्रकार की मंशा अगर लेके अगर आपके सामने नहीं, ऐसा कोई भी समाज बंधु मेरे साथ नहीं। अब आप आते हैं आपके संकल्प पत्र। जी जी। 9 सितंबर को आपने संकल्प पत्र जारी किया। 20 आपके संकल्प, मैंने भी पूरा उसका विश्लेषण किया। उसके पहले चूंकि हम लोग बार बार सारे प्रत्याशियों से कर रहे थे, सबसे पहले आप आगे आए, आपने अपने संकल्प को लोगों के सामने रखा, बड़ी खुशी हुई। उसमें आम जन के कुछ मुद्दे थे, आम लोगों की कुछ राय थी, वो भी आपने उसमें शामिल किए, उसके लिए आपका धन्यवाद। कुछ चीजें महासभा 1 की भी उसमें शामिल है, जो हो सकता है कि उसमें कोई दहेजबंदी के बारे में आपने कहा कि भाई इसमें कोई खामियां है। आपको क्या लगता है क्या खामियां है इसमें? सर देखिए, दहेजबंदी को लेकर जो भी निर्णय लिया गया वो बहुत ही स्वागत योग्य था, और लेना भी चाहिए। अगर समाज के अंदर कोई कुरीति ऐसी हो तो उसके ऊपर निर्णय लेना भी चाहिए संगठन को। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि दहेजबंदी के कारण कुछ साइड इफेक्ट दहेजबंदी के हुए। किस प्रकार के साइड इफेक्ट दिखे आपको? इसमें हमारे लिए सोचने लायक विषय ये है कि अगर किसी ने दहेज ले लिया तो उसके ऊपर हमें किस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिए,
उनके ऊपर किस प्रकार से संगठन बैठकर बातचीत उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है। नहीं, गवर्नमेंट ने बना रखा है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में हम रहते हैं तो हमारी एक समझाइश होती है कि हम आपस में बैठकर किस आधार पर ये कार्य करें। तो हमारे बद्री जी तो जगदीश महाराज की संकल्प वो वहां ले जाके उन्होंने संकल्प लिया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने संकल्प लिया, वो लेना भी चाहिए। लेकिन इसमें विद्वेषता और सामाजिक वैमनस्यता पैदा ऐसे हो गई कि आज अगर किसी व्यक्ति ने दहेज ले लिया तो हम चारों तरफ से समाज बंधु जाकर किसी के घर बैठ रहे हैं, तो उसके प्रति, उसकी समाज के प्रति, संगठन के प्रति कुछ भावनाएं, कुछ भिन्नता आ जाती है, तो वो समाज से कटने लगता है, समाज के प्रति उसमें विद्वेषता पैदा होती है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि सर्वमान्य हो और हर व्यक्ति को उस चीज के लिए सहमति हो। आपने अपने संकल्प पत्र में डिजिटल हिसाब किताब, रोजगार की कमेटी, कमजोर को उच्च शिक्षा और विशेष रूप से विप्र कल्याण में प्रतिनिधित्व, तो विप्र कल्याण में आप कैसे अपने समाज को जो है प्रतिनिधित्व दिला पाएंगे? देखिए, जैसे कि आपको पता है 4.5 लाख समाज बंधु पूरे जयपुर जिले में हम निवास करते हैं, और जयपुर जिला एक ऐसा जिला है पूरे भारत का जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज बंधु निवास करते हैं। और उसमें भी गर्व की बात यह है कि बागड़ा ब्राह्मण समाज बंधु, जो कि ब्राह्मण कुल से आते हैं, सर्वाधिक जयपुर में निवास करते हैं। इन सब के बावजूद हम बात करें, कई जिले हैं, मैं नाम तो क्या ले पाऊंगा इतने, भरतपुर लो, आप जिले 24-26 गाँव उतर हैं, तो इनका इतना बहुसंख्यक क्षेत्र होते हुए भी क्या हमारे समाज का हक नहीं बनता, हमारे ब्राह्मण समाज, बागड़ा ब्राह्मण समाज का, कि एक सदस्य विप्र कल्याण बोर्ड में हमारा हो? क्योंकि हमारे हितों की आवाज सरकार तक कौन पहुंचाएगा? विप्र कल्याण बोर्ड। इसमें एक संकल्प आपका जो बड़ा पता लगा मुझे, और मैंने शायद सोशल मीडिया पे उसको लिखा भी था कि खेल स्टेडियम की जहाँ तक बात है, तो इसके पीछे आपकी मंशा क्या रही, क्या मतलब क्या सोच के आपने सोचा है? क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि सरकार के और शासन के बहुत सारे गांव में, शहर में, कस्बे में जो है खेल स्टेडियम बना रखे हैं, और वो करीब आप देख रहे हो वो धूल खा रहे हो। तो फ्री में सुविधा है, जब आदमी अगर जाना चाहेगा, कोई बच्चा आपका, हमारा, किसी भी समाज का, तो जा सकता है। तो खेल स्टेडियम बनाने के पीछे आपकी क्या मंशा रही, क्या मतलब आपका ऐसा लग रहा है? देखिए, इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है, सरकार काम कर रही है इसके ऊपर, लेकिन आज हमारे समाज की कई ऐसी प्रतिभावान युवा हैं जो कि खेलों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभाएं निखारना तो चाहते हैं, लेकिन संगठन की तरफ से कोई पहल करके उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनको कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। आपको पता होगा कई ऐसे हमारे समाज के युवा हैं, भाई और बहन हैं हमारे, जो इंटरनेशनल, नेशनल मेडल खेल कर आ चुके हैं, तो उन क्षेत्रों में संगठन ने कभी कोई सहायता नहीं की, और आज भी ऐसे कई युवा हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कई प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन खेल स्टेडियम जो इतना बड़ा खर्च वाला चीज है, क्या आपको लगता है कि चूंकि जयपुर जिला बहुत बड़ा है, अगर आपने मान लो बगरू में बना दिया तो सांगानेर वाला नहीं जा पाएगा, सांगानेर में बना दिया तो आपके गाँव वाले नहीं जा पाएंगे? इसमें जो भी निर्णय होगा वो आम सहमति से समाज बंधुओं के सभी के सहयोग मतलब यदि जो भी निर्णय होगा, कार्यकारिणी में हम लोग चाहेंगे तो इसमें परिवर्तन ये परिवर्तन हमारी मंशा की मैंने रखा है। कन्हैया जी, आपके संकल्प पूरे पत्र में एक चीज मेरे दिल को छुई और बहुत ही बढ़िया, पंच समिति वाली जो बात करी आपने, पुराने टाइम की जो वो याद दिला दी कि किस प्रकार से समाज में हमारे बुजुर्ग लोग जो है, पंच लोग बैठ के और हर छोटी मोटी समस्या का हल कर देते, आपने उन चीजों की याद दिला दी। तो ये इसके पीछे क्या मंशा है कि किस प्रकार की कमेटी बनाना चाहते हैं? आज कोई भी समाज बंधु के पास हम जाते हैं तो वो एक ही सवाल होता है कि जैसे पूर्व अध्यक्ष साहब कर रहे हैं, या किसी ने किया होगा पूर्व में, अपने मनमाने ढंग से काम किया, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन वो कर रहे हैं, आप क्या करोगे? इसका क्या विश्वास है? आप क्या गारंटी दोगे इसकी? तो इसके लिए हमने ये संकल्प लिया, ये निर्णय लिया कि अगर हमें आप भेजते हैं सेवक के रूप में, तो हम लोग एक पंच कमेटी रखेंगे। वो पंच कमेटी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी कि हमने जो संकल्प लिया है अगर हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो वो अपने, मतलब आपका जो संकल्प पत्र है वो पूर्ण कराने की जवाबदारी उसकी रहेगी, और जो जैसे वो गाइड करेंगे आप उसको करेंगे। हाँ, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन चुनाव भी समय पे होना चाहिए, इसमें कोई पंच समिति कुछ आपको सब कुछ चुनाव समय पर नहीं करवाते हैं या कोई कार्य नहीं करते हैं तो पंच कमेटी इस निर्णय के लिए स्वतंत्र होगी, और संविधान के अंदर हम ऐसा अमेंडमेंट करवाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, आपका एक और लास्ट में आपने संकल्प पत्र के बाद में निश्चित रूप से एक शपथ ली है। जी। वो कुछ शपथ तो मतलब एक स्वागत योग्य तो है, लेकिन आपने जो शपथ ली है कहीं उसमें समाज को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो महासभा के सर्वे सर्वा रहते राजनीतिक दल में यदि कोई पद अगर मिलता है तो उसमें बुराई क्या है? उससे समाज का भला होता है। मान लो कि अभी आप अध्यक्ष बन गए, आपको अध्यक्ष जो निर्वाचित कर दिया गया, अगले आगामी चुनाव जो 2023 में आने वाले हैं, यदि आपकी विचारधारा के लोग यदि चाहते हैं कि बागड़ा समाज को प्रतिनिधित्व देना है और आप यदि अध्यक्ष हो गए, तो निश्चित रूप से वो ऑफर आपके पास में आएगा। तो क्या उस टाइम पे आप उस ऑफर को ठुकराएंगे या स्वीकारेंगे, या
बागड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष से इस्तीफा देके उसमें आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल क्लियर और स्पष्टीकरण दिया है संकल्प के रूप में कि जब तक मैं सामाजिक सेवार्थ सेवक के पद में रहूंगा, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पद पर नहीं जाऊंगा। इसके लिए अगर कोई पार्टी का ऑफर आता है तो मेरे समाज के अंदर ऐसे कई युवा हैं, ऐसे कई वृद्धजन मेरे आदरणीय हैं जो राजनीति के अंदर जाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, या वो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सरकार मदद नहीं दे पा रही, उनको नहीं दे पा रही, तो हम संगठन के माध्यम से उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। जो टिकट के लिए ऑफर हमारे को आ रहा है, हम उन समाज बंधुओं को देंगे और हम उनके लिए भरपूर संगठन की सहायता से, समाज की सहायता से उन लोगों के लिए सहयोग करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है कि मान लो पंचायत ये चुनाव हो रहे हैं या पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं या कोई हो रहे, उसमें तो अपने को सहयोग करना है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिना राजनीतिक दबदबे के या बिना मतलब जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अपनी जो समाज की जो बड़ी बड़ी योजना है वो क्या पूरी हो सकती है? सर देखिए, इसमें मेरा मत जहाँ तक है, अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम बनकर कार्य करेंगे तो एक राजनीतिक पार्टी के हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो हम मानते हैं कि अगर हमें सामाजिक हमारे कार्यों को पूर्ण करवाना है, सामाजिक के कल्याण को पूर्ण करवाना है, तो उन राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ सामाजिक स्तर तक, ना कि राजनीतिक स्तर तक, सामाजिक स्तर तक मेल मिलाप के जरिए, ये जो तो आप अपने मानते आर्थिक हैं, दबाव के जरिए वो हम कार्य ये तो आप मानते हैं कि किसी भी दल के जनप्रतिनिधि यदि है हाँ। या सरकार किसी भी मतलब पार्टी की सरकार हो, जी। उनके सहयोग के बिना कोई भी समाज, चाहे माहेश्वरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, उसी प्रकार से बागड़ा समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते तो हैं। यदि कोई सहयोग अगर लेने की बात आएगी तो लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेंगे, लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल उसमें समाज ये- के लिए। उसमें आपकी शपथ आड़े नहीं आएगी। नहीं, मैं पद नहीं लूंगा, पद लेने की बात है, या लेकिन मेरा परिवार कभी भी राजनीति में जब लेकिन अगर सारी समाज एकजुट होकर आपको उस ऑफर को लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए बोलती है, तो जैसा आप बोलते हैं कि भैया कि मैं पद पे, तो हो सकता है आप अध्यक्ष के चुनाव करवा दें और आप पद ले लो, उसमें बुराई क्या है? सर देखिए, समाज को अगर फायदा मिलता है, बिल्कुल स्पष्ट निर्णय यह है कि आने वाले जो 5 साल का जो संविधान के अनुसार है, तब तक मैं किसी भी राजनीति मतलब 5 साल आप निश्चित रूप से समाज की सेवा करेंगे, उसके बाद यदि कोई ऑफर मिलता है, उसके बाद का कोई निर्णय होगा वो समाज देगा तो है, नहीं मैं 5 आप साल अपनी में शपथ पे ये मैं कायम अपनी रहे। शपथ के ऊपर कायम। चलिए आम लोग देखते हैं क्या है। आपने अब आप आते हैं चुनाव चिन्ह पे। जी जी आपका जो है वो चुनाव चिन्ह प्लेन है, जी। टिकट भी बहुत महंगा है, जी जी और जो है ये जो बड़े बड़े जो उच्च पैकेज वाले लोग हैं, जी जी आप ही के साथी के जैसे राहुल है या उस प्रकार के लोग हैं जो टाई और ये पहन के जो है वो उसमें सफर करना चाहते हैं, जिसपे हो सकता है लोगों को आपत्ति हो, लेकिन प्लेन तो है तो जाएंगे तो सारे पूरे समाज के तो लोग उसमें सफर नहीं कर सकते। और जहाँ तक लोगों ने भी कहा, कुछ प्रतिक्रिया भी मेरे पास में है कि भाई यार कन्हैया के प्लेन के लिए तो मुझे हमें जो गाँव में हेलीपैड बनाना पड़ेगा। तो ये चुनाव चिन्ह जो आपको आवंटित है वो इसको किस प्रकार से आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, वो नजरिया है। मैं तो चाहूंगा कि समाज का हर युवा, हर व्यक्ति समाज को ऊंचाइयों के साथ में ऊपर लेकर जाए और हर व्यक्ति, हर समाज बंधु ऊंचाइयों तक बढ़े, हमारी ये मंशा है। तो हमें ये नहीं महंगाई ना सोचकर ये तय करना है कि हर व्यक्ति की जो इच्छा है ऊंचाई तक पहुंचने की, हर व्यक्ति, हर समाज बंधु ऊंचाइयों तक पहुंचे। भाई प्लेन में आप जाएंगे तो आप अपने गांव की सड़कों पे, आपके गांव के खेतों में नहीं उतर पाएंगे। हाँ, उसके लिए आपको जो है वो उसी एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ जो 23,000 मतदाता है, और जो सांगानेर क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण जो क्षेत्र जो है पूरा आपका है, 23,000 मतदाता वहाँ के, तो निश्चित रूप से वो है। तो आपको कोई इसमें चुनाव चिन्ह में आप खुश हैं इससे? नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें तो ये सोचना चाहिए समाज बंधुओं की हमें सभी को ऊंचाइयों तक जाना है, समाज को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। ये स्कूटर और जीप और कार और ट्रेन से कैसे आपका इसका जो है वो सामना हो सकता है? सर वो सबका अपना अपना प्रतिक्रिया, मैं इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वो उनका चुनाव चिन्ह है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। महासभा अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि अखिल भारतीय, जैसा आपने अपने संकल्प पत्र में कहीं कहा है कि जो किसी प्रकार की कहीं भी कोई जमीन है, जायदाद है या गवर्नमेंट का, उसमें आप जो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने में इस प्रकार की वो करेंगे। तो ये जयपुर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिरसी जो है बागड़ा वृंदावन के नाम से अभी जो हमारे नए अध्यक्ष बने आदरणीय देशनिधि जी, उन्होंने उसका नाम बागड़ा वृंदावन रखा है। तो जिस प्रकार से महासभा 1 में गोनेर इकाई का बाघो ऋषि वन बन रहा है, जैसे वो जवाबदारी उन्होंने निभाई, तो यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो बाघो ऋषि के साथ में सिरसी निर्माण के लिए भी आपकी कोई कार्य योजना है? सर देखिए, चाहे वृंदावन भवन हो सिरसी वाला, चाहे बाघा ऋषि भवन हो, चाहे से चोमू का भवन हो जो अधूरा निर्माण कार्य पड़ा है, या और कोई क्षेत्रीय समितियों की इकाइयों के भवन हो, उन सभी की जवाबदारी महासभा की बनती है और उनका नैतिक दायित्व बनता है कि जब राष्ट्रीय स्तर का संगठन है तो समाज के विभिन्न कोने कोने में रह रहे और विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित। मतलब आपका ये मानना है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर में कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आम आदमी को, या इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं, इस प्रकार की जो संगठन है, कहीं भी आवश्यकता होती है,
तो आप उसमें खुले दिल से सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। तो जयपुर वालों को प्रसन्न हो जाना चाहिए आपसे, बिल्कुल सिरसी वाले निर्माण में आप सहयोग सर, करेंगे। अगर वो मुझे अध्यक्ष बनाकर भेजेंगे तो भी, और नहीं बनाकर भेजेंगे तो भी उनका आशीर्वाद मानते हुए मैं इन कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए संकल्पित हूँ। जैसे आपने शुरुआत में, इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि जो भगवा जो है, भगवा की जहाँ तक बात हुई, विचारधारा की बात हुई, आप जो हिंदुत्ववादी जो है उससे संगठन से जुड़े हुए कई प्रकार के पद हैं, तो क्या ये जो सामाजिक चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आप चाहेंगे कि ये चुनाव जो है वो किसी पार्टी के स्तर पर जाए, इसमें भी कहीं जो है वो हिंदू मुस्लिम है इस प्रकार की कोई बात हो, या इसमें कहीं कोई इस प्रकार का कोई झंडा हो कि ये चुनाव जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए या पार्टी की विचारधारा पे होना चाहिए? मैं तो एक चीज मानता हूँ, सनातन संस्कृति का प्रतीक है भगवा, और हम सनातन संस्कृति से रहते, पूरा समाज सनातन है अपना, तो मैं तो चाहता हूँ सभी अपनाएं इसको, चाहे वो किसी विचारधारा से आते हो। भगवा ध्वज हमारी सनातन संस्कृति, और सबसे बड़ी बात हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, तो ब्राह्मण कुल के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसमें कोई विचारधारा ना होकर सभी प्रत्याशियों को भगवा अपनाना चाहिए। कन्हैया जी, आपको जैसी जानकारी है कि अपने आपको एक अंदाजा होगा कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कितने अपने बागड़ा बंधु होंगे, नंबर कितने होगी संख्या, आपको जानकारी? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख? देखिए, जैसे मैंने बताया जयपुर एक मोटा अंदाजा आपका कितना? मोटा अंदाजा मेरा समथिंग एक अरुणाचल का ईटानगर को छोड़कर अरुणाचल में बहुत अधिक संख्या में कुछ ऐसी एक अंदरूनी जो रिपोर्ट है, इसके बारे में पहले आज से 2.5 साल पहले बात हुई थी हमारी, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बागड़ा समाज से प्रचलित तो हैं, लेकिन उनका भी क्लेरिफिकेशन नहीं होता। अगर वो क्लेरिफिकेशन होता है तो 25 लाख प्लस हम जाते हैं, और अगर वो नहीं होता है, वो नहीं रहते हैं हमारे समाज के इंटरनली नहीं रहते हैं, हमें लगता है कि वो समाज की विचारधारा के नहीं है, तो वो समाज बिंदु एवरेज में अपना 17 से। तो अभी चुनाव जो है वो 27,000 मतदाता है, तो आप जो ये चुनाव जीतने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, आप उन 5 लाख लोगों का ध्यान रखेंगे कि 27,000 लोगों का रखेंगे, या आपने जो कार्यकारिणी के जो 100-150 पार्षद उनका ध्यान रखेंगे? सर देखिए, मेरे समाज का हर व्यक्ति, हर समाज बंधु जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, चाहे वो संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं, लेकिन वो सर्वप्रथम सर्वमान्य मेरे लिए आदरणीय है। मैं हर उस व्यक्ति का ध्यान रखूंगा जो अंतिम पंक्ति में। तो आपने संकल्प पत्र में कहा भी है कि भाई आमजन ने तो कहा था कि 1 साल में कम से कम 1 लाख के 1 लाख जो है मेंबरशिप, आपने कहा कि निश्चित रूप से, लेकिन आपने संकल्प पत्र में उसको भी एक अपनी इच्छा जाहिर की है कि निश्चित रूप से महासभा में जो है मेंबर बनना चाहिए। आपने कहा कि 2 साल में आप 1 लाख की तादाद करेंगे, तो ये 200 रुपये में करेंगे या कोई संविधान में? हमारे ओम जी ने अभी जस्ट कल ही मैंने देखा है, उसमें उन्होंने 10 रुपये का जो है वो कहा है कि 10 रुपये, तो आप इस मामले में कुछ चाहेंगे कि 200 रुपये यथावत रखेंगे इसमें, या 10 रुपये रखेंगे, या फ्री में करेंगे? इसमें संविधान के अंदर संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया का जो भी निर्णय निकल कर सामने आता है, उसके हिसाब से जो समाज बंधुओं की सहमति होती है, संविधान की जो सहमति होती है, संविधान के अनुसार जो कार्य होता है, उसको हम पूर्ण रूप से करेंगे। कुछ जो है सोशल मीडिया पे इस प्रकार की कहीं कोई दिक्कतें होती रही, तो ये जो आपस में सामंजस्य अभी पिछले 1-2 साल से 2-5 साल से दिख नहीं रहा, तो पुराने टाइम में जो एक स्थितियाँ होती थी कि समस्या अपने लेवल पर, तो भाईचारा स्थापित करने के लिए कोई आप क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि ये कर देंगे तो इसमें आपस में सामंजस्य और एक भाईचारा स्थापित हो जाएगा? मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी चुनावी कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं, वो सभी एक जगह बैठे, और मैं इसके लिए स्वतंत्र हूँ कि साथ में बैठने के लिए वो बैठे, और अपने अपने जो भी सामाजिक बंधुओं के साथ में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर सामाजिक विद्वेषता न रखते हुए उन सभी को ये मैसेज। कन्हैया जी, हमने देखा है पूरे कहीं 1-2 हो सकता है कि विवादित चीज़ों, और मैंने आपको रोकने का प्रयास भी किया। मैंने खुद ने जब कोई एक आधी चीज़ आपकी सोशल मीडिया में आपके व्यक्तिगत मोबाइल से आई, तो मैंने आपको पर्सनली फ़ोन भी लगाया था कि चूंकि आप एक अखिल भारतीय स्तर के प्रत्याशी के रूप में आप हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, और निश्चित रूप से आपने उसका पालन किया, आपकी टीम भी उस पर कायम है। लेकिन कुछ चुनाव जीतने के बाद यदि इस प्रकार के कोई विघ्न संतोष या इस प्रकार के लोग जो मतलब लोगों में जो फालतू का अनावश्यक भ्रम या इस प्रकार के लोगों की सहायता लेंगे, या बुद्धिजीवी वर्ग जो कहीं ना कहीं आपको कहीं हेल्प करे, इस प्रकार के लोगों को साथ में रखेंगे? सर, ऐसी किसी भी प्रकार की का कार्य जो समाज हित को लेकर ना हो, हम उसके प्रति संकल्पित हैं कि हम किसी भी अनैतिक कार्य को नहीं करेंगे, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, युवा चाहे बुजुर्ग, उन सभी के मार्गदर्शन में समाज हित को लेकर संकल्प। महासभा 1 के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कि नहीं, इसमें बहुत अच्छी बात है, आप पुराने किसी प्रकार की बात को लाना नहीं चाहते। उन्होंने जो भी कार्य किया उस स्वागत ही। अच्छा, आपने आपके अलावा 3 और अन्य उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उम्मीदवार समाज हित के लिए कार्य करे, जो भी जीत कर आए, वो समाज हित की सेवा को लेकर, समाज की भावना को एक साथ लेकर, हार और जीत हमारी स्वयं की है, हमें एक दूसरे के प्रति विद्वेषता न रखकर समाज हित के लिए कार्य, सबके सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। 12 तारीख को रिजल्ट में आपके पक्ष में परिणाम घोषित होता है, तो वो जो 3 उम्मीदवार आपके साथ में खड़े रहेंगे, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उनको साथ में लेके चलेंगे
उनके साथ में देखिए, बोलेंगे कि आप भी हमारे साथ में आइए, मैं हम आपको साथ में लेके रखना चाहते हैं, या उनको अलग थलग नहीं कर नहीं, दें? हर सभी समाज बंधु अपनी है और सभी के साथ में मिलकर हम कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी नज़र में कोई समाज हित के कोई 3 काम जो तुरंत होना चाहिए, पहली कार्यकारिणी की बैठक में आप चाहेंगे कि मैं इन 3 मुद्दों पे जो लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, ऐसा कोई है आपकी जानकारी? देखिए, सर्वप्रथम तो जो कार्यकारिणी की मीटिंग हो उसमें सामाजिक सदस्यता को लेकर जो होना चाहिए मैटर, इसमें जो होना चाहिए। उसके बाद में जो समाज के अंदर चुनाव को लेकर जो माहौल किसी प्रकार का किसी के प्रति विद्वेषता के आधार पर रखा गया है, ऐसी कोई भावना किसी के प्रति ना पनपे, इसको लेकर भी हम इसमें विचार रखेंगे। और समाज का जो हमारा संकल्प है वो संकल्प पूरी कार्यकारिणी के सामने रखा जाएगा और फिर उसके अनुरूप सभी की सहमति से किस प्रकार कार्य करें वो हम निर्णय लेकर। युवा मतदाताओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सभी युवा मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे प्रति जो अन्य 3 प्रत्याशी हैं उनके प्रति आपको ये तय करना है कि आने वाला भविष्य युवाओं का है और हर एक घर और परिवार में हर युवा आगे बढ़ना चाहता है और इसी को लेकर आपको अपना वोट तय करना है, समाज हित को लेकर, युवाओं के हित को लेकर, विकास को लेकर, और आप अपने सही विवेक से वोट दें। इसमें 60% आपके बड़े बुजुर्ग मत, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? और मेरे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग जन हैं उनसे मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार अपने परिवार के एक बच्चे के लिए आप सोचते हैं कि वो आगे बढ़े, समाज सेवा करे या देश का नाम रोशन करे, राष्ट्र का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, उसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो युवा हमारे जैसे युवा हैं, आपके बेटे पोते हैं, तो आपके मार्गदर्शन में हमें सेवा का मौका दें। कन्हैया जी, आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक अंतिम क्षेत्र से आता हूँ, मैं रतलाम से आगे यहाँ बसा हुआ हूँ और लोग बाग मुझे आज भी जो है भारी मानते हैं। और अभी यहाँ मैंने बीच में एक सर्वे जो दिया है उसमें लिखा है कि 451 जो है राजस्थान को छोड़ के जो 451 मतदाता बाहर में है, जबकि मेंबर बहुत ही ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। तो ये 9 तारीख को चूंकि वो मतदान होना है, तो वो जो दूर दूर के लोग हैं, चाहे MP के हो, गुजरात के हो, रतलाम के, इंदौर के, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जब आपकी महासभा में आप जो पद ले लेंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, तो उनकी जो समस्या है उनके लिए कोई आप संदेश या उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? उन सभी मतदाताओं से मैं विशेष अपील करना चाहूँगा कि संकल्प पत्र में हमने उन सभी समाज बंधुओं को के लिए जो कि अंतिम पंक्ति में हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए भी संकल्प पत्र में उन्हें अपने विचार रखें, उनको पढ़ें, उनको मंथन करें। और आपसे मैं पूरी आशा और पूरी विश्वास के साथ आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं स्वयं हूँ, आप स्वयं भी एक अध्यक्ष के रूप में, सामाजिक संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और इसके लिए हर व्यक्ति तक समय के अनुसार हम लोग पहुंचेंगे, उनकी कार्य प्रणाली सुनेंगे और उनके विचार सुनेंगे और उस क्षेत्र में जो समाज हित के लिए विकास या कार्य होने चाहिए उनको सभी के सहयोग से हम करेंगे। वाकई में आपका जो इंटरव्यू जबरदस्त रहा और आपने बिल्कुल हर प्रश्न का जवाब शालीनता से और रखा। मेरी आपको जो शुभकामना है, निश्चित रूप से आप समाज के उस पर खरे उतरे और निश्चित रूप से आप महासभा में जो अपना जो है पद ग्रहण करें, ये मेरी शुभकामनाएं। साथ ही आम जो समाज बंधु है उनसे भी आग्रह है कि समाज हित में जिनको भी आप लगता है कि ये समाज के लिए ठीक रहेंगे, उसका आप जो है अपना 100% मतदान करें उस दिन। और न सिर्फ आप मतदान करें बल्कि जो भी आपके साथ में उनको भी आप मतदान के लिए प्रेरित करें। और बागड़ा दर्पण की ओर से आज जो ये हमारे बीच में युवा कन्हैयालाल जी मौजूद हैं, इनके लिए इनको धन्यवाद, इनकी टीम को धन्यवाद, इनको शुभकामनाएं। आम समाज बंधुओं से भी मेरी अपील है कि वो जो है मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है सक्रियता दिखाएं और समाज के लिए और महासभा के लिए अपनी सक्रियता दिखाते हुए एक मजबूत महासभा के गठन का जो है प्रयास करें। धन्यवाद। बागड़ा दर्पण की ओर से मैं राजकुमार प्रधान आपके लिए जय जगदीश।